वीना जी ने समीर को घूर कर देखा कि इस समय तो बहना कभी फ़ोन नहीं करती, आज कैसे आ गया। समीर भी वीना जी के साथ बाहर आया। उसने वीना जी के कान में कुछ कहा। तभी उनके पीछे शुभ्रा की बड़ी बहन आ खड़ी हुई। उसे देखकर वो चौंक गए। वो बड़ी बड़ी आंखें दिखाकर बोली, कुछ चाहिए क्या? अच्छा, बाथरूम आई होगी, जाइए, वहाँ बाहर गुसलखाना है। नहीं नहीं, बस माँ मौसी से बात कर रही हैं, फ़ोन नहीं लग रहा था। वीना और समीर चुपचाप बैठक में वापस आ गए। हाँ बहन जी, बताइए, फाइनल समझे फिर रिश्ता? दादा नारायण जी बोले। ये सुनकर कबीर घबरा गया। तभी वीना जी बोली, एक बार बेटा शुभ्रा, आप सूट पहन कर आओ, और जैसे आप अपने कॉलेज जाती हो या घर में रहती हो वैसे आओ, ये सैंडल मत पहनना। ये सुनकर बुआ जी बोली, कितनी तो सलोनी लग रही है छोरी, साड़ी तो औरत का गहना होवे है। जी आपने सही कहा, पर हम एक बार सूट और साधारण रूप में देखना चाहते हैं। शुभ्रा बोली, जी अभी आई मैं पहनकर। शुभ्रा अंदर चली गई। पीछे पीछे बुआ जी भी चल दी। तभी शुभ्रा गुस्से में बुआ जी से बोली, अब बस बुआ जी, आप लोगों को जितना मुझे सजाना था सजा लिया, पर अब नहीं। बड़ी जबान चले है तेरी, मैं क्या कुछ बोले हूँ? बस ये कह रही कि तेरे कोई सूट अच्छे नहीं हैं, तू बबली का वो अनारकली वाला सूट पहन ले रही, जिसमें वो गोटा कढ़ाई है। बुआ जी, अब जो कुछ पहनना है मैं अपनी मर्जी से पहनूंगी। तभी पीछे से भूवेश जी डंडा संभालते हुए आए। देख रहे हैं भाई साहब, कितनी जुबान खुल गई इसकी। जब अपनी मर्जी का ही सब कुछ करे है तो हमें बुलाया ही काय को, बखत खराब करने। बन्नो, क्या गलत कहा छोरी ने, सही तो कह रही है। तुम सबने तैयार करके देख लिया, पसंद ना आई ज्यादा छोरे वालों को छोरी, अब उसे अपनी मर्जी से तैयार होने दो। बस बेटा, ज्यादा बखत मत लगाना, वैसे भी बहुत अबेर हो चुकी है। पापा आप चिंता मत करो, बस 10-15 मिनट लगेंगे मुझे। तुम बाप बेटी जानो जो करना होवे। अब मैं तो कुछ बोलूंगी ही ना है। गुस्से में बुआ जी पैर पटकते हुए अंदर चली गईं। शुभ्रा कमरे में तैयार होने चली गई। इधर बैठक में दादा नारायण जी का बाजा चालू था। वो लड़के वालों से कहने लगे, जब तक लाली तैयार होकर आ रही भोजन कर लो आप लोग। दादाजी का खौफ तो अब लड़के वालों को भी हो चुका था। ताऊ रमेश जी बोले, जैसी आपकी इच्छा। कबीर और समीर मन ही मन सोच रहे थे कि हाँ, लड़की पसंद आई नहीं है और खातिर इतनी हो रही है। अगर रिश्ता मना करके गए तो जूते ही खाकर जाएंगे यहाँ से। सभी के चेहरे बुझे हुए थे। सबसे ज्यादा बेचारा कबीर परेशान था। तभी दादा नारायण जी जोरदार आवाज में दहाड़े, रोटी ले आ बन्नो। बबीता कहाँ चली गई सब? बखत पे सब बहरी हो जावे हैं। बुआ बन्नो जो नाराज हो चुकी थी, पिताजी की दहाड़ भरी आवाज सुनकर फुर्ती से आंसू पोंछ चिल्लाकर बोली, लाए पिताजी, 2 मिनट बस। फिर रसोई घर से कहीं बर्तनों की गिरने, घर की औरतों की चूड़ियों की आवाज आने लगी। 5 मिनट के अंदर भोजन थाल आ गए, जिसे घर की बड़ी बहू की लड़की ला रही थी। समीर की नजर अचानक से उस लड़की के चेहरे पर पड़ी। वो तो समीर को देख देख कर शर्मा रही थी तो कभी हंस रही थी। सबके सामने भोजन थाल रखकर वो लड़की अपनी चुन्नी को मुंह में दबाए समीर की तरफ देख मुस्कुराकर अंदर चली गई। कबीर यह सीन देख समीर के चेहरे को देखने लगा, जिस पर 12 बज रहे थे। समीर मन ही मन सोचने लगा कि यहाँ भैया का रिश्ता तो हो नहीं पा रहा और इस घर के लोग मेरे पीछे भी पड़ गए। तभी बाकी घर के सदस्य एक एक कर खाने के तरह तरह के व्यंजन लाकर परोसने लगे। अब तक छोटे आलू की सब्जी, जिसमें इक्का दुक्का पनीर के टुकड़े भी दिख रहे थे, आलू गोभी की सब्जी, भरवा करेला, भरवा बैंगन, भरवा कुंदरू, भरवा मिर्च, बूंदी का रायता, उड़द की दाल, पुलाव, 2 तरह की पूड़ी, दाल की कचौड़ी और सलाद था। नरेश जी, रमेश जी, सभी लड़के वाले इतने पकवान देखकर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। रमेश जी नारायण जी से कहने लगे, अब शुरू कर सकते हैं या नहीं? वीना जी मन ही मन सोची कि बुढ़ऊ हाथ पर हाथ रखकर कुछ बोल क्यों नहीं रहे। अब नारायण जी अपने पलंग से उठे। उन्हें देखकर लड़के वाले घबरा गए कि ऐसा भी क्या कह दिया रमेश जी ने कि बुढ़ऊ
जो 2 घंटे से अपने पलंग से टस से मस नहीं हुए थे, अब उठकर हमारे पास ही चले आ रहे हैं। अपनी धोती संभालते हुए वो लड़के वालों के सामने रखी मेज के खाने को घूरकर देखने लगे। मुंह पर उंगली रखकर कुछ गुणा भाग किया और फिर दहाड़े। समीर कबीर नारायण जी की दहाड़ती आवाज अपने कानों के बिल्कुल पास सुनकर अपनी जगह से उठकर खड़े हो गए। नारायण जी बोले, तुम लोग क्यों खड़े हो गए? जी दादाजी, बस। इतना कह दोनों ने अपनी जगह फिर से संभाल ली। सुन रहा कलुआ, कहाँ मर गया? नारायण जी गुस्से में बोले। हाँ बोलो बाबूजी, क्या हुआ? जे दही बुरा कहाँ है? अभी तक परोसा ही नहीं इन्हें। मैं ना ध्यान देऊं तो ये लोग सब काम गलत कर देवे। जा लेके आ, ये भोजन शुरू करें फिर। आप लोग ठहरो, दही बुरा आ जाए तब शुरू करियो। नरेश जी रमेश जी एक दूसरे की तरफ लाचार नजरों से देखकर सोचने लगे कि इतने पकवानों के बाद भी अभी दही बुरे की कमी रह गई है। धन्य है इस घर के लोग। इतना खाना खाकर प्रेशर आया तो बड़ी परेशानी हो जाएगी। पर क्या करते लड़के वाले बेचारे। दादाजी के आगे किसी का जोर नहीं था। पूरा भोजन आ चुका था। तभी समीर बोला, दादाजी अब तो शुरू करें। रुक लाला, पूड़ी इतनी देर की धरी हैं, ठंडी हो गई हैं। बबीता, गर्म पूड़ी लेकर आ जल्दी। अब तो वो लड़की जो समीर पर फिदा हो चुकी थी, मौका ही ढूंढ रही थी कि कब उसे बैठक में जाने का अवसर मिले। वो जल्दी से दौड़ती हुई गर्मा गर्म पूड़ियाँ लेकर आई। फिर समीर को देखकर पूड़ियाँ रखकर शर्माकर वापस चली गई। समीर ने इस बार अपनी निगाह नीचे ही रखी। अब शुरू करो आप लोग, दादा नारायण जी बोले। जी हाथ धोकर आते हैं, वीना जी बोली। रुको, यहीं हाथ धुलाए जाएंगे। तभी भुवेश जी एक बड़े से पतीले में पानी लेकर आए और बोले, इसी में धोइए हाथ। ये रहा अंगोछा, जो भुवेश जी ने अपने कंधे पर डाल रखा था। देते हुए कहा, जी आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं, हम बाहर नल पर धो आएंगे। ताऊ रमेश जी बोले, जी हमारे यहाँ जो भी लड़के वाले आते हैं उनको हम ही हाथ धुलाते हैं, ये हमारे यहाँ की परंपरा है। शुभ्रा के ताऊ जी बोले, इतनी विचित्र परंपरा पहली बार देख रहे थे रमेश जी और नरेश जी। सभी लड़के वालों ने बड़े ध्यान से उस पतीले में किसी तरह बस औपचारिक रूप से हाथ धो लिए। सभी ने हाथ पोंछकर भोजन करना शुरू किया। तभी घर की 2 औरतों के साथ शुभ्रा बैठक में आती दिखी। इस बार शुभ्रा को किसी ने नहीं पकड़ा हुआ था। कबीर अपने मुंह में पूड़ी का पहला कौर डालने ही वाला था कि शुभ्रा के चेहरे को देखकर उसका मुंह खुला का खुला रह गया और हाथ का कोर बीच रास्ते में ही। समीर ने अपने भाई की नाजुक हालत समझ कबीर के हाथ पर चुटकी काटी और इशारे से कहा, भैया मुंह तो बंद कर लो। पर कबीर का ध्यान पूरी तरह शुभ्रा पर ही था। शुभ्रा ने हल्के नीले रंग का चिकन का सलवार सूट, गले में छोटी सी चेन जिसमें ओम लिखा हुआ था, कानों में छोटी छोटी बालियां, एक हाथ में पुराने जमाने की वो पट्टे वाली घड़ी, एक हाथ में सादा सा कड़ा, बाल पीछे से क्लिप से बंधे हुए, पैरों में जूती पहनी हुई थी। कोई मेकअप नहीं किया हुआ था। बेहिचक शुभ्रा वीना जी के सामने आकर बोली, लीजिए आंटी, मैं ऐसे ही कॉलेज जाती हूँ अपने। आपने कहा था कि जैसे कॉलेज जाती हूँ वैसे आऊँ। सभी लड़के वालों को शुभ्रा की सादगी बहुत भा गई। नए नक्श भी बहुत प्यारे, छोटा सा चेहरा, सांवला रंग, बड़ी बड़ी आँखें, छोटी सी नाक, होठ भी छोटे छोटे गुलाबी रंग के, हाथों की उंगलियां बहुत प्यारी थी। कुल मिलाके अब कोई भी शुभ्रा को देख ले तो मना नहीं कर सकता था। कबीर से अब खाना खाया ही नहीं गया। उसके मन में तो बस एक ही गाना बज रहा था, तेरे चेहरे में वो जादू है। तभी दादा नारायण जी बोले, अब कैसी लगी हमारी लाली? सच कहूँ तो तब वो साड़ी में मुझे भी अच्छी ना लगी छोरी। तभी नरेश जी ने वीना जी और भाई साहब रमेश जी को इशारा किया, बताइए क्या करना है। तब वीना जी ने दादा नारायण जी से कहा, हमें 5 मिनट दीजिए, थोड़ी आपस में बात करनी है, फिर बताते हैं आपको। जो बात करनी है मैं बैठा तो हूँ, करो। नारायण जी बोले, अरे पिताजी, इन लोगों को आपस में बात करनी है, आपसे नहीं। आप ऐसा कीजिए,
मेरे साथ बाहर चलिए, ये लोग यहीं बैठक में बात कर लेंगे। शुभ्रा के ताऊजी बोले, जैसा तू बोले, छोरी के लिए तो उठना ही पड़ेगा अपना सिंहासन छोड़। चल ले चल मुझे। नारायण जी और लड़की के सभी घर वाले बाहर चले गए। तभी बैठक में सभी लड़के वाले आपस में कानाफूसी करने लगे। बता नरेश, समीर और कबीर क्या सोचा है? मुझे तो कुल मिला के लड़की अच्छी लगी। रही बात परिवार की, तो थोड़ी बहुत कमियां तो हर घर में होती हैं, बाकी तुम लोग देख लो। मैंने तो अपनी राय दे दी। भाई साहब रमेश जी बोले, कैसी बातें करते हैं भाई साहब, आपकी बात कभी काटी है हमने? वीना जी भी घूंघट से बोली, सच कहूँ तो पूरे घर में एक लड़की ही अच्छी लगी। बाकी आप लोग घर के मुखिया हैं, जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। बस पीछे से कोई कमी बेशी हुई तो आप मुझसे ये मत कहना कि तूने ही तो कहा था, जैसे अभी तक माँ जी को कहते हैं। हाँ नहीं तो तुम भी वीना, वो तो मैं तुमसे मजाक करता रहता हूँ। तू बता समीर, तुझे कबीर के लिए कैसी लगी शुभ्रा? मैं क्या कहूँ पापा और ताऊ जी, जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। सच में क्या हमारे कबीर को पसंद है शुभ्रा? बता कबीर। आपको भैया के सुर्ख लाल पड़ते चेहरे को देख के ना जान पड़ रहा पापा। जब से भाभी को सूट में देखा है तब से कभी हाथ मल रहे हैं, कभी पैर हिला रहे हैं, कभी शर्मा रहे हैं, बस अपनी खुशी जाहिर ना कर पा रहे भैया। क्यों भैया, सही कहा ना? आपका भाई सही समझा ना? कबीर ने समीर को आंख दिखाई। बेटा बताओ, तुम्हें पसंद है शुभ्रा? तो हाँ कर दें। हम सबको तो खूब पसंद है, वीना जी कबीर से बोली। कबीर ने धीरे से हाँ में सिर हिलाया। तो फिर ठीक है, मैं नारायण जी और भुवेश जी से दहेज की बात और कर लूँ, फिर हाँ कर देते हैं। कैसी रही भाई साहब? हाँ ठीक है नरेश, अब ज़्यादा बखत मत खराब करो, बुला ले सबको। जी भाई साहब। नरेश जी सोफे से उठे ही थे कि तभी कबीर बोला, रुकिए पापा, आप लोग दहेज की बात करें, उससे पहले मैं कुछ बात करना चाहता हूँ शुभ्रा से। आखिर हम दोनों के जीवन का सवाल है। ओ हाँ, हम तो भूल ही गए कि हमारा कबीर। ठीक है बेटा, बता दे। देखो कहीं ये बात सुनकर लड़की वाले मना ना कर दें कि हमारा कबीर। वीना जी बोली। तभी उनकी बात काटते हुए नरेश जी ने कहा, ठीक है बेटा, मैं बुलाता हूँ सबको, तू बात कर ले शुभ्रा से। तभी समीर बाहर जाकर सभी लड़के वालों को अंदर आने के लिए बुलाया। अपने पलंग पर बैठ दादा नारायण जी अपना सिंहासन संभालते हुए बोले, हाँ तो बताओ, हमारी लाली पसंद आई ना आप सबको? वैसे तो उसे कोई फेल कर ही ना सके है। जी वो कबीर बेटी शुभ्रा से अकेले में कुछ बात करना चाहता है। आप लोग दोनों को कहीं अकेले थोड़ी देर बात करने के लिए भेज दीजिए। वीना जी सकुचाते हुए बोली। घर के सभी लोग अकेले में लड़का लड़की की बात करने का सुनकर सुन्न पड़ गए। बड़बोली बुआ बन्नो फिर बोली, शादी के बाद पूरा जीवन बात ही करे हैं खसम लुगाई, जे कोई अच्छा लागे है? हमारे घर में ऐसे कभी बातचीत ना करी छोरा छोरी ने ब्याह से पहले, अभी तो पक्की भी ना हुई। आप बताओ बाऊजी, मैं सही बोले हूँ कि नहीं? बात तो सही कह रही है बन्नो, पर जमाना बदल गया है। मैं टीवी पर देखे हूँ कि आजकल छोरा छोरी को छत पर अकेले बात करने भेज देवे हैं परिवार वाले, फिर ऊपर से आने पर खुशखबरी ही मिले है। नारायण जी बोले, भेज दे 10 मिनट को भुवेश छत पे, पर बन्नो वहाँ दूर खड़ी रहवेगी, जिससे कोई ऊंच नीच ना हो जावे। जे सही कही, मैं तो पास ना आने दूंगी दोनों को, बस दूर से ही बात कर लेवें। लड़के वाले मन ही मन सोच रहे थे कि कहाँ चिड़ियाघर में आ गए हैं कबीर के लिए लड़की देखने। समीर के मन में तो आई कि बन्नो बुआ से कह दे, क्या भैया वहाँ चूमा चाटी करने जा रहे हैं तुम्हारी छोरी से? तभी घर के सदस्यों की इजाज़त मिलने पर सबसे पहले कबीर, फिर बन्नो बुआ, लास्ट में शुभ्रा धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ते हुए छत पर पहुँच गए। बुआ जी खड़ी रहीं उन्हीं के पास। कबीर ने उन्हें घूरा, बोला, थोड़ा दूर तो जाइए आप। क्यों, मेरे सामने बात ना हो पावे? ठीक है, 10 मिनट बोले हैं बाऊजी, मैं बखत देख रही हूँ। बन्नो बुआ थोड़ा दूर जाकर खड़ी हो गई, पर उनके कान यहीं थे। कबीर ने शुभ्रा की तरफ मुस्कुराकर देखा। शुभ्रा भी देखकर मुस्कुरा दी। जी कहिए, क्या कहना है आपको मुझसे? शुभ्रा बोली।
तो आप नौकरी करना चाहती हैं? जी, पापा ने अपना सब कुछ न्यौछावर कर अपनी तीनों बेटियों को पढ़ाया है, तो मेरा भी फर्ज है कि मैं उनके कर्ज को चुकाऊं। ये तो बहुत अच्छी सोच है आपकी। आप अपने पापा से इतना प्यार करती हैं? जी, मेरा वजूद उनसे है। देखिए शुभ्रा जी, मुझे ज़्यादा बात करना आता नहीं, मैं सीधा ज़रूरी बात पर आता हूँ, जिस वजह से मैंने आपको बुलाया है। जी बोलिए, मैं सुन रही हूँ। शुभ्रा जी, जब मैं 2 साल का था तब एक एक्सीडेंट में मेरे माँ पापा की डेथ हो गई थी। दूर खड़ी बुआ, जिनके कान इधर ही थे, बाकी बात तो समझ गई पर डेथ का मतलब नहीं समझ पाई। फिर ये लोग जो बैठक में बैठे हैं वो कौन हैं? शुभ्रा आश्चर्य से बोली। जी, ये तो वो इंसान हैं जिनका कर्ज मैं चाहूँ तो भी 7 जन्मों में भी नहीं उतार सकता। मैं 2 साल का था, माँ पापा के जाने के बाद किसी ने मुझे मंदिर में छोड़ दिया। कुछ दिन वहाँ रहा, फिर इधर उधर गंदे मैले कपड़े पहने घूमता रहता था। तभी ये लोग, जिन्हें मैं भगवान की तरह पूजता हूँ, उनकी नज़र मुझ अनाथ पर पड़ी। हालांकि पहले ही इनके एक बेटी थी, पर मेरे मासूम चेहरे पर इन्हें दया आ गई। इन्होंने मुझसे मेरे माँ बाप के बारे में पूछा। मैंने बताया कि अब वो इस दुनिया में नहीं हैं। मैं रो पड़ा, बोला कि एक ट्रक ने माँ पापा को मार दिया। मैं घंटों रोता रहा। कोई मुझे उठाकर मंदिर छोड़ आया। मेरी ये बात सुनकर मेरी यशोदा मैया ने मुझे सीने से चिपका लिया। दोनों लोग मुझे अपने घर ले आए। मेरी यशोदा माँ मुझे बिल्कुल मेरी माँ की तरह ही प्यार करती हैं। मेरे पापा, वो तो ऐसे हैं कि जिस चीज़ पर हाथ रखा मैंने, छोटे से पहले वो चीज़ मेरे लिए आई। बस यही बताना था आपको शुभ्रा जी। अब फैसला आपका है कि आप मुझ अनाथ से शादी करेंगी या नहीं। तभी शुभ्रा की नज़र, जिसने अभी तक कबीर को ठीक से देखा भी नहीं था, उसके चेहरे पर गई। लंबे पतले शरीर का कबीर, गोरा रंग, आंखें बहुत ही निश्चल, जिसमें छल कपट जरा भी नहीं था। एक आर्मी मैन, जिसने हल्के आसमानी रंग की शर्ट और काले रंग की पैंट पहन रखी थी। शुभ्रा को कबीर बहुत ही मासूम सा, प्यारा सा, जिसके दिल में प्यार ही प्यार हो, ऐसा लड़का लगा। कबीर की ऐसी भावुक बातें सुन शुभ्रा का मन तो हुआ कि उसे गले से लगा ले, पर जज्बातों पर काबू रखना पड़ता है। शुभ्रा बोली, आपको मैं पसंद हूँ या नहीं? आप गोरे रंग के, मैं सांवली। आप एक सरकारी नौकरी में, मैं तो कुछ भी नहीं अभी। पहले आप बताइए शुभ्रा जी, ये बात जानना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। मैं अंदर से बहुत उलझन में हूँ, क्योंकि मुझे पहली बार कोई लड़की पसंद आई है, जिसे देखकर मैंने कुछ ही देर में कई ख्वाब बुन लिए, पर अगले ही पल अपनी सच्चाई याद कर सिहर उठा हूँ। आप बताइए। शुभ्रा कुछ कहती, उसके पहले ही हमारी बन्नो बुआ दहाड़े मारते हुए नीचे जाने लगी। अरे बाऊजी, छोरा तो। शुभ्रा और कबीर भी घबराते हुए जल्दी जल्दी नीचे आए कि आखिर बन्नो बुआ को हुआ क्या। बुआ बन्नो हाँफती हुई नीचे आई। क्या हुआ, बांदर आ गई क्या छत पे? मैंने पहले ही कहा, लाठी लेकर जा छत पर। दादा नारायण जी गुस्साते हुए बोले। अरे नाय बाऊजी, फिर ऐसी का बात है गई? मेरा बीपी बढ़ जावेगा, बता रही बन्नो। बाऊजी, ऐसी खबर लाई हूँ जिसको सुन तुम सबके कान सुन हो जावे। पतो है, छोरा तो बिन माँ बाप के है। जे जो बैठे हैं, जे असली मैया बाप ना हैं। ये सुन शुभ्रा के सारे घर वाले एक आवाज में बोले, क्या? रमेश जी, नरेश जी, सभी लड़के वाले भी एक दूसरे की तरफ देखने लगे कि ऐसी भी क्या बात हुई कि सब ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। समीर का मन तो हुआ कि कह दे, आपके घर में भी ऐसा क्या है जो इतनी ऐड दिखाने लगे हैं सब। वो अपने दोनों हाथों की मुट्ठी को बंद कर मुक्का बनाकर ऐसे बैठा था कि उसका बस चलता तो बन्नो बुआ के मुंह पर ही। खैर, ये सब तो मन की बातें हैं, ऐसा करता कौन है। तभी नारायण जी उठे और बोले, ये तो सरासर गलत बात है आप लोगों की। पहले क्यों ना बताई कि जी आपका जना बच्चा ना है। इसमें ऐसी कोई बताने वाली बात हमें तो नहीं लगी नारायण जी, क्योंकि मेरे नरेश और वीना ने कभी ऐसा महसूस ही नहीं होने दिया, ना तो कबीर को, ना ही समाज में किसी को, कि ये इनकी खुद की संतान नहीं है।
भाई साहब रमेश जी बड़ी गंभीरता से बोले। जी भाई साहब ने बिल्कुल सही कहा। हमारा कबीर तो हमारी जान है। हमें कभी लगा ही नहीं कि यह हमारा बेटा नहीं। ये भी हमें अपने सगे माँ बाप से भी ज़्यादा प्यार करता है। नरेश जी थोड़ा भावुक होते हुए बोले। जी मैंने और ना ही हमारे घर में किसी ने कभी कबीर और समीर में कोई भेदभाव किया। बड़े होने के नाते हर फैसले में इसकी रजामंदी लेते हैं। वीना जी बोली। तभी बीच में समीर से भी रहा ना गया। उसने भी अपनी बात रखी। जानते हैं, कोई चीज़ घर में आती है तो सबसे पहले भाई को दी जाती है। मेरी कही किसी चीज़ को भले ही मना कर दे पापा, पर भाई के मुंह से निकलने से पहले वो चीज़ हाजिर हो जाती है। भाई मुझे तो इतना प्यार करता है कि कितनी ही बार मेरी गलतियों पर पर्दा डाला है भाई ने। बोलते हुए समीर थोड़ा इमोशनल हो गया। वो लड़की जो समीर को देख शर्मा रही थी, वो समीर को उदास देखकर रोने लगी। अपनी नाक और आंसू अपने दुपट्टे से पोंछने लगी। उसके बगल में खड़ी उसकी माँ ने अपनी लाली को घूर कर देखा कि इसे क्या हुआ जो टेसुए बहाए जा रही है। तभी कबीर भी बोला। जी मैंने शुभ्रा को भी बता दिया है। मैंने अपने माँ बाप को तो बचपन में ही खो दिया। मेरे माँ बाप से भी बढ़कर हैं ये मेरे लिए। यही मेरे सब कुछ हैं। बाकी आपकी बेटी है, उसके लिए जो सही या गलत होगा वो आप अच्छे से समझते हैं। मैं बस इतना कहूँगा, आपकी बेटी को इतना प्यार करने वाला परिवार शायद ही मिले, जिसने एक अनाथ को इतना प्यार दिया कि इस कर्ज को कभी नहीं चुका सकता मैं। तभी ताऊ रमेश जी बोले। कबीर ने बिल्कुल ठीक कहा। आप लोग जैसा चाहें वैसा फैसला ले सकते हैं। जहाँ संजोग होते हैं ब्याह वहीं होता है। हम और आप चाहने वाले कोई नहीं होते। वैसे भी हमारे कबीर के लिए रिश्तों की कोई कमी नहीं है। कल भी एक काफ़ी अच्छा रिश्ता आया है। शहर के जाने माने व्यापारी हैं वो। लड़की भी पढ़ी लिखी है, सरकारी नौकरी में है। यहाँ देखने के बाद हम कल उन्हीं के यहाँ जाने वाले हैं। जैसा सभी लड़के वाले अपना रुतबा दिखाते हुए बोलते हैं, तो रमेश जी कहने में कौन सा चूकते। पर्दे के पीछे खड़ी शुभ्रा रमेश जी के मुंह से कबीर के लिए दूसरी सरकारी नौकरी वाली लड़की की बात सुनकर बेचैन हो गई। वहीं पर्दे को खींचने लगी, जैसे अभी से कबीर को अपना मान चुकी हो। उसके मन में जलन आ गई। शायद कबीर की नज़र भी शुभ्रा पर चली गई थी। दोनों की नज़रें मिलते ही शुभ्रा ने अपनी आंखें झुका ली। शुभ्रा के पिता भुवेश जी को इस रिश्ते से कोई समस्या नहीं थी, पर पिताजी के आगे घर में किसी का क्या बस जो कुछ बोल सके। नारायण जी बोले। वो सब तो ठीक है, पर हम जल्दबाजी में कोई फैसला ना लेवें। हमें 15 मिनट दीजिए, जब तक बबलू इन्हें अपने पेड़ों की जमुनी खिला कारो नमक डाल के, तब तक हम फैसला लेकर आए। जो होगा अभी बस कुछ वक्त में हो जावे है, नहीं तो राम राम सबको। ये राम राम सुन बाकी कोई नहीं, पर समीर थोड़ा बुझ गया कि भाई को शुभ्रा पसंद है। अगर इन लोगों ने मना किया तो भाई बोलेंगे तो कुछ नहीं, पर अंदर ही अंदर घुट जाएंगे। भाई को दुखी तो समीर देख ही नहीं सकता। बेचारा कबीर भी बहुत दुखी था कि पता नहीं ये बन्नो बुआ शुभ्रा को उसका होने देंगी कि नहीं। बन्नो बुआ कहने लगी, सब पीछे आंगन में चलो, वहीं फैसला हुए है। ठीक है बन्नो, एरे बबलू मुझे पकड़। नारायण जी लाठी लिए हुए बबलू का सहारा ले आंगन में सब लोगों के साथ इकट्ठा हो गए। नारायण जी चारपाई पर बैठ गए और बोले, सब लोग अपनी अपनी बात रखो, तुम लोगों की क्या राय है इस पर। तभी हमारी बड़बोली बुआ फिर बोली, 100 बात की एक बात बाऊजी, चाहे छोरे वाले कछु कहें, पर सोतेला बेटा सोतेला ही होवे है। ब्याह तक तो कोई बदलाव ना आवे घर में, पर ब्याह होते ही 2 आंख देखने लगेंगे छोरे वाले इस छोरे को। मोए तो सही ना लागे ये रिश्ता। तभी बुआ की बात में अपनी बात रखते हुए शुभ्रा की ताऊजी बोले, वैसे बन्नो सही कह रही है। हम क्या जाने कि जे बड़े छोरे को जमीन जायदाद में कछु देंगे भी या नाए। भाई साहब सही बोले। छोटा छोरा का नाम है उसका समीर, वो तो बड़ा छिछोरा और बातूनी लागे है। लगता नहीं कि उसका दीदा पढ़ाई में लगता होगा। उसकी नौकरी भी नहीं है अभी कोई। बड़ा छोरा फौजी है। छोरे वालों का मन पसीज जावे कहीं जे देखकर।
और सब कुछ छोटे छोरे के नाम कर देवे तो? छोटी बुआ शन्नो बोली। बात तो सही है, फिर बेचारी लाली का ना तो खुद का घर होगा ना ही जमीन जायदाद। घर से निकाल दिया कहीं ये कह के कि तुझे पाल पोस दिया, ब्याह भी कर दिया, अब तू अपना खुद देख। तब ना तो छोरा छोरी घर के रह जावे ना घाट के। घर की बड़ी बहू ने घूंघट में से कहा। इतना सुन नारायण जी बोले तो सही तुम लोग। अब तू बता शुभ्रा की माँ, तेरा क्या कहना है इस पर? तेरी लाली के जीवन की बात है जे, अपनी भी बात रख। थोड़ा सकुचाते हुए घूंघट की ओट से शुभ्रा की माँ बोली। पिताजी, वैसे तो आप सब बड़े हैं घर के, जो फैसला लेंगे आप लोग वो सही ही होगा। पर एक बात कहना चाहूँ कि छोरी का जीवन छोरे से ही कटे है। छोरा नौकरी वाला है, हमारी लाली भी पढ़ी लिखी है, कुछ ना कुछ आमदनी वो भी कर लेवेगी। अगर छोरे वाले कुछ ना भी देवें तो भी कोई दिक्कत ना आवे। छोरा मुझे बहुत ही समझदार, अच्छे व्यवहार का लागे है। माँ के मुंह से ये बात सुन शुभ्रा के चेहरे पर मुस्कान आ गई, जिसे पिता भुवेश जी भी देख रहे थे और सहमत थे। नारायण जी बोले, ये बात भी खरी बात कही शुभ्रा की माँ ने। तभी बात काटते हुए फिर बन्नो बुआ बोली, भाभी अच्छी लागे चाहे बुरी, पर मैं तो कहूँगी, आखिर मैं भी बुआ ठहरी लाली की। ऐसी क्या कमी है लाली में जो बिन माँ बाप के छोरे से ब्याह करना पड़े है? ये नहीं तो कोई और मिलेगो। मैं तो पहले से ही कह रही, मेरी चचिया सास का छोरा पटवारी है, उनकी कोई मांग भी ना है। बस छोरी को 2 जोड़ी कपड़ों में ले जावेंगे, वहीं कर दो बाबूजी, राज करेगी छोरी। दूध दही मट्ठा की कोई कमी ना रहेगी। 5 भैंस 2 गाय हैं उनके, और जमीन तो इतनी कि नाप भी ना पावे कोई। बुआ जी की ये बात सुनकर शुभ्रा आग बबूला हो चुकी थी। वो कुछ कहने ही वाली थी कि तभी पिता भुवेश जी ने उसको इशारा करके चुप रहने को कहा। भुवेश जी अपनी लाठी संभालते हुए बोले, बन्नो, तू उस पटवारी छोरे की बात करे है जो मेरी शुभ्रा से 10 साल बड़ा है। मोटा तो हाथी के बराबर है वो, और तो और बिल्कुल गांव में रहते हैं वो। छोरी पढ़ी लिखी है, इनके घर शहर में रहेगी। चूल्हा चौका ना करना पड़ेगा छोरी को खुले में। गांव में खूब बड़ो मकान है इनको। शहर का घर तो ऐसा है बाबूजी कि विक्की बता रहा, उसे पैर रखने में भी संकोच लग रहा उनके घर में। वो जमीन का कहवे हैं, मकरानो पत्थर की बनी है, उसमें तो अपना चेहरा देख ले वे इंसान। हर चीज देखने लायक है। मेरी शुभ्रा अगर ऐसे घर में पहुंच जावे तो मेरा जीवन सफल हो जावे। भुवेश जी भावुक हो गए। हर माँ बाप चाहते हैं कि उनकी बेटी जिस घर में जाए राज करे। तभी लड़के वालों के घर की इतनी बढ़ाई सुन शुभ्रा की ताई मन ही मन सोची, फिर तो सही पसंद किया मेरी लाली ने छोटे छोरे समीर को। वो तो सगा बेटा है उनका, उसका ही होगा सब आगे जाके। बस शुभ्रा लाली का ब्याह वहां हो जावे। सभी की बात सुन नारायण जी बोले, अब बस शुभ्रा रह गई है। तू बता मेरी लाली, तूने तो छोरे से बात करी है, तेरा क्या फैसला है? आखिर जीवन तो तुझे बिताना है उसके साथ। शुभ्रा बोली, बाबा, मैं आपकी लाडली रही हूँ और पापा की भी। छोरे को देख बस एक ही बात मन में आई, आप लोगों से कम ख्याल नहीं रखेगा मेरा। और कौन सा ये घर मकान मुझे अपने साथ ऊपर ले जाना है। बस खुशी खुशी जीवन बीते, मैं अपने पैरों पर खड़ी हो ही जाऊंगी। फिर तो ऐसे 10 घर बनवा लूंगी। वाह, 100% की बात कही तूने लाली। ये होती है पढ़ी लिखी सोच। नारायण जी खुश होते हुए बोले। तभी फिर आई बन्नो बुआ बीच में, ये सब फिल्मन में ही अच्छा लागे है बाबूजी। रिश्तेदारी में कितनी नाक कट जावेगी जब सब जानेंगे कि एक बिन माँ बाप के अनाथ लड़के से शादी कर दी छोरी की, जिसकी जात पात माँ बाप का कछु पता नहीं। सब सोचेंगे क्या छोरी से कुछ ऊंच नीच हो गई जो ऐसे घर में जल्दी जल्दी ब्याह दिया। शुभ्रा अपने दांतों को पीसती रही, पर भुवेश जी और माँ के आंख दिखाने पर कुछ कह ना पाई। उसका बस चलता तो कह देती, आपका छोरा तो किसी विधवा औरत को भगा लाया है, उसका क्यों नहीं कहती आप। तभी नारायण जी बोले, ये बात तो मैंने सोची ही ना है। मैंने फैसला ले लिया है, अब ज़्यादा वक्त ना लेते हुए चलो सब बैठक में, फैसला सुनाता हूँ। सभी लड़के वाले बैठक में आ गए।
घर की बहुएं घूंघट की ओट में खड़ी हुई थीं। बुआ बन्नो मन ही मन सोच रही थी, बाऊजी मेरी बात से सहमत दिखे हैं, अब तो जे ब्याह होगा ना है। बुआ अंदर ही अंदर गुब्बारा सी फूल रही थी। कबीर और शुभ्रा की धड़कनें बढ़ी हुई थी। समीर के चेहरे पर भी अपने भाई को लेकर चिंता की लकीरें साफ झलक रही थीं। बाकी नरेश जी, भाई साहब रमेश जी और वीना जी को कोई खास चिंता नहीं थी, क्योंकि उन्हें अपने बेटे पर गर्व था। उन्हें पता था कि यहाँ नहीं तो कहीं और इससे अच्छे घर में हो ही जाएगा कबीर का रिश्ता। तभी नारायण जी अपने सिंहासन पर विराजमान हो गए। नारायण जी पालथी मारकर बैठे हुए थे। अपने दोनों हाथों को मोड़कर वो कहने लगे, मैं घर का मुखिया नारायण मिश्रा घर वालों की बातों और तर्क वितर्क सुनने के बाद एक फैसला लेकर आया हूँ। समीर ने सोचा, बुढ़ऊ खड़ूस हैं, कुछ उल्टा सीधा ही बोलेंगे। कबीर की ताऊ रमेश जी बोले, हाँ तो कहिए नारायण जी, आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ तो नरेश जी, आप में दहेज वाली बात पर कुछ गाड़ी का बोल रहे थे, तो पहले आप अपनी दहेज की बात पूरी करो, तब मैं अपनो फैसलो सुनाऊं। नारायण जी की ये बात सुन कबीर और समीर सोचने लगे, दहेज आ गया बीच में, अब तो हो गया बंटाधार, शादी चाहकर भी ना हो पाएगी। बेचारा कबीर अपने दोनों हाथों को मोड़कर सिर नीचे करके बैठा रहा, क्योंकि दरवाजे के पीछे खड़ी शुभ्रा से वो नज़र नहीं मिला पा रहा था। तभी नरेश जी लड़के वाले होने का रुतबा दिखाते हुए बोले, देखिए नारायण जी, मुझे घुमा फिरा कर बात करना पसंद नहीं। मेरे घर में एक छोटी गाड़ी है, पर बहू के आने के बाद आवाजाही बढ़ेगी, सदस्य बढ़ेंगे तो इस छोटी गाड़ी से काम चलना मुश्किल होगा। इसीलिए हम शादी पर एक बड़ी गाड़ी लेंगे। ये तो मुश्किल है भाई साहब, 3 बेटियों का बाप हूँ, इतना नहीं है मेरे पास देने को, भुवेश जी बोले। बन्नो बुआ शुभ्रा की माँ को कोहनी मारकर बोली, देख लो, बड़ी गाड़ी मांगे हैं छोरे वाले मुंह खोल के, आज तक तो किसी ब्याह में गाड़ी न दी गई, अब ये बिन माँ बाप के छोरे को देनी पड़े है। शुभ्रा की माँ भी नरेश जी की गाड़ी की बात सुनकर थोड़ा दुखी हो गई। उधर शुभ्रा भी कबीर को घूर कर देख रही थी, जैसे कहना चाह रही हो, समझा नहीं सकते अपने पापा को, बेचारे मेरे अपाहिज पापा पर गाड़ी लायक इतना पैसा कहाँ से आएगा, थोड़ा तो दिमाग से सोचो। बेचारा कबीर भी भुवेश जी की मजबूरी समझ रहा था, पर पिता के आगे उसकी कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं थी। उसने बस एक नज़र उठाकर शुभ्रा को देखा, फिर अपनी पलकें झुका ली। तो फिर जे रिश्ता नामुमकिन सो है। वैसे जे बड़ी गाड़ी कितने की आवे है? दादा नारायण जी बोले, यही कोई 13-14 लाख की। ताऊ रमेश जी बोले, फिर तो जे रिश्ता ना हो पावे रमेश जी। अरे अरे नारायण जी, किसी फैसले पर पहुंचने से पहले मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। मैंने ये जरूर कहा कि हमें बड़ी गाड़ी लेनी है, पर ये कब कहा कि आपसे लेनी है? नरेश जी बोले, तो क्या कहना चाहे हैं आप, समझ ना आई। शुभ्रा के ताऊ जी बोले, जी कबीर हमारा गोद लिया लड़का है, ये रिश्तेदारी में सब जानते हैं। अगर हमने समाज में दिखाया कि हम शादी में कुछ भी नहीं ले रहे छोरी वालों से, तो सभी सोचेंगे कि खुद का बेटा नहीं था, इसीलिए ऐसे ही घर की लड़की ले आए होंगे। समाज में आपका भी मान सम्मान बना रहे और हमारा भी, इसलिए ऐसी अनोखी बात सुनने के लिए बन्नो बुआ नरेश जी के बगल में ही आकर खड़ी हो गई। हाँ तो आप क्या कह रहे? बड़बोली बुआ फिर बोली, जी यही कि गाड़ी और बाकी सब सामान हम लेंगे, बाकी शादी में भी जो सहयोग की ज़रूरत होगी आपको वो हम करेंगे, पर व्यवस्था और इंतज़ाम सब A1 हो, क्योंकि समाज में हमारी प्रतिष्ठा है। इसीलिए आप लोग ऐसे दिखाइएगा जैसे सब आप लोगों ने किया है। बस यही दहेज चाहिए मुझे कि आप बस इतना झूठ बोल दें। नरेश जी की ये बात सुनकर रमेश जी से रहा नहीं गया। वाह छोटे, तूने तो दिल जीत लिया, मुझे तो लगा पता नहीं क्या क्या मांग करेगा तू। तभी शुभ्रा के ताऊ जी बोले, अगर बखत पर आप मुकर गए तो हम कहाँ से पैसा लाएंगे, हमारी नाक ना कट जाए। आप जैसे पैसे वाले ना सही हम, पर मान सम्मान हमारा भी है। तभी समीर बीच में टपक पड़ा, बोला, इतना विश्वास नहीं है अंकल जी,
तो एक 100 रुपये वाले स्टैम्प पेपर पर लिखवा लीजिए। ताऊ जी बोले, ये सही रही। नरेश जी के मुंह से ये सुन सभी लड़के वाले मन ही मन खुश हो गए कि भाई वाह, पहली बार ऐसे लड़के वालों से मिले हैं जो खुद दहेज देंगे। तभी नारायण जी, जो काफ़ी देर से सब लोगों की वार्तालाप सुन रहे थे, तेज दहाड़ती आवाज़ में बोले, तो फिर ठीक है, मैं भी पुरानी लाठी हूँ, इतना इंतज़ाम रखता हूँ कि अपनी लाली के ब्याह में कुछ दे पाऊँ। शादी को सारो खर्च मैं करूँगो, पर एक बात है, उसके पहले एक बात की हामी भरनी होगी आप सबको। जी क्या? जी कहिए, कैसी हामी भरनी होगी हमें? ताऊ रमेश जी बोले, यही कि बड़े छोरे को भी अपनी जमीन जायदाद में बराबर की हिस्सेदारी देवनी होगी, जितनी छोटे छोरे को देवोगे तुम। जी इसमें कहने वाली कोई बात नहीं है, आप हमारी तरफ से निश्चिंत रहिए। जितना मेरे समीर को मिलेगा उतना ही मेरे कबीर को। नरेश जी और वीना जी एक साथ बोले। तभी समीर बोला, भाई को मुझसे ज़्यादा ही मिलेगा। मुझे क्या चाहिए, बस भाई का साथ और प्यार। मुझे तो उन्हीं के साथ रहना है। लाला, ब्याहते पहले सब ऐसे ही कहवे हैं, पर ब्याह होते ही गिरगिट की तरह रंग बदल लेवे हैं सब। बुआ बन्नो बोली, तो क्या बुआ जी, फूफा जी भी रंग बदल लिए आपसे ब्याह करके? समीर मजाकिया लहजे में बोला, फूफा जी तो राम है राम। बुआ जी झेपती हुई बोली, पर सब ऐसे ना होवे तो मैं भी बन्नो बुआ लक्ष्मण से कम नहीं। आप भी यही हैं, हम भी यहीं। समीर अब थोड़ा रिलैक्स होकर बोला। अब उसे लगा चलो बुढ़ऊ माने तो सही। बुआ जी बोली, ठीक है, देख लेवेंगे बखत आने पर। तभी भाई साहब रमेश जी बोले, बहुत समय हो गया नारायण जी, अब हमें निकलना भी है। आप अपना फैसला बताइए। हमें तो बेटी शुभ्रा पसंद है। कहाँ निकलना है तुम सबन को? जी अपने घर। आज तो हमारे यहाँ ही रुकोगे आप सब? सारी व्यवस्था हो गई है, वैसे ही सांझ होने आई, भोर में निकल जाना आप सब। शाम को दाल बाटी खाना सब, चूल्हे की देसी घी में डुबो के। नारायण जी हक से बोले। नरेश जी को अपनी गाड़ी की चिंता सता रही थी और यहाँ बुढ़ऊ रात में रुकने की कह रहे हैं। वो बोले, बहुत आप भगत की आप लोगों ने, बहुत अच्छा लगा। जी अब आप बताइए आगे क्या सोचा है? हमें भी आपका छोरा खूब मलूक लागे है। हमारी तरफ से रिश्ते की मंजूरी। बाकी आप छोरे वारे हैं, आप लोग बताओ क्या करना है? नारायण जी बोले। समीर ने धीरे से भाई को शादी पक्की होने की बधाई दी। कबीर शर्मा गया। भले ही ज़माना कितना भी फास्ट फॉरवर्ड हो गया हो, पर अभी भी हमारे देश में शादी की बात सुनकर लड़का लड़की का शर्माना लाजमी है। उधर शुभ्रा भी कबीर को देखकर मुस्कुरा रही थी। उसके गाल शर्म से लाल हो रहे थे। जैसे ही कबीर की नज़र शुभ्रा से टकराई, शुभ्रा पलके नीची कर कमरे में भाग गई। दूसरी तरफ सुबह से खातिरदारी में लगे, सुबह से क्या, शायद कई दिनों से लड़के वालों का स्वागत करने में लगे शुभ्रा के पापा भुवेश जी लाठी लिए ब्याह की दोनों पक्षों से रजामंदी की बात सुन भाव विभोर हो गए। मन ही मन उनके मांगलिक श्लोक बजने लगा। तभी भाई साहब रमेश जी ने उठकर भुवेश जी को अपने बगल में बैठा लिया। वो बोले, मुस्कुराइए जनाब, अब शुभ्रा हमारी हुई, अब बेटी की फिक्र छोड़िए। बाकी कुंडली मिलवाकर ही आए थे हम, उसकी कोई चिंता नहीं, ब्याह बन रहा है। वीना जी ने समीर को इशारा कर लिफाफा निकालने को बोला। उन्होंने कहा, जरा शुभ्रा को बुला दीजिए। शुभ्रा की माँ चेहरे पर निश्चिंता के भाव के साथ शुभ्रा को अपने साथ लेकर आई। आखिर हमारे समाज में एक बेटी का ब्याह एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मानी जाती है। पूरा जीवन बेटी वाले जोड़ते रहते हैं कि बेटी का ब्याह करना है, हिसाब से खर्च करो। उसके पैदा होते ही जोड़ना शुरू कर देते हैं। फिर शुभ्रा और कबीर को संग बैठाया गया। दोनों के दिलों की धड़कन एक दूसरे का स्पर्श पाकर इतनी तेज हो चली थी कि संभालना मुश्किल था। वीना जी ने शुभ्रा को दुपट्टा सिर पर रखने को कहा। उन्होंने उसके हाथ में 2100 का लिफाफा रख दिया। आज से शुभ्रा हमारी हुई। वीना जी ने शुभ्रा की बलाएं ली। शुभ्रा की माँ ने भुवेश जी की तरफ देखा। उनकी आंखें खुशी के आंसुओं से धुंधला गई थीं। भुवेश जी ने कांधे पर पड़े अंगोछे से आंसू पोंछ उनकी तरफ देखा।
उनके आंसू भी उनकी आंखों से गालों पर आ चुके थे। दूर से ही अपने दोनों हाथों के इशारों से उन्होंने भुवेश जी को आश्वासन दिया कि वो खुश हैं। तभी दादा नारायण जी ने वीना जी को शुभ्रा को लिफाफा देते हुए देखा तो चुपचाप से बड़े छोरे को इशारा किया कि दिन्नी की दुकान से लिफाफे ले आ। उन्हें इशारा करते हुए नरेश जी ने देख लिया। वो बोले, नारायण जी, कोई ज़रूरत नहीं है लिफाफे मंगवाने की, पैसों को संभाल कर रखिए, अभी कई मौके आएंगे जहाँ ज़रूरत पड़ेगी इनकी। ये सुन नारायण जी पलंग से उठकर आगे आए। ठीक है, जैसा आप कहें, पर छोरे को देने से मत रोकियो। उन्होंने कबीर के हाथों में 1000 रुपये रखे और दोनों को आशीर्वाद दिया। वो भी भावुक हो गए थे। अपनी धोती से आंखों को मलते हुए बोले, ए रे भुवेश, अब तो खुश है तू? देख कैसी राम सीता सी जोड़ी लागे है लाली और छोरे की। दादाजी आगे बोले, तैयारी शुरू करो ब्याह की, कोई कमी ना रहे। बुआ बन्नो भी अपने भाई साहब को खुश देखकर मुस्कुरा रही थी। बोली, एक बात की 100 बात, जोड़ी तो खूब चोखी है बाऊजी। आज कबीर और शुभ्रा का बेमेल रिश्ता तय हो चुका था। अपने भाई को खुश देखकर समीर भी अंदर ही अंदर खुशी से फूला नहीं समा रहा था।